ग्रीटिंग्स लर्नर, आप सभी व्यूअर्स के हमारे चैनल में स्वागत बा। चाहे करना हो आपको अपने आइडियाज़ को व्यक्त या देना हो आपको कोई ओपिनियन, बताना हो आपको कोई अपना थॉट या जाहिर करना हो आपको कोई अपना फीलिंग्स, इन सभी को अभिव्यक्त करने के लिए आपको चाहिए होगा कोई ना कोई मीडियम। अगर आप अपना बनाना चाहते हो इम्प्रेशन, तो आपको करना होगा इन सभी को इंग्लिश में एक्सप्रेशन, और करने के लिए इंग्लिश में एक्सप्रेस आपको जानना पड़ेगा सेंटेंस। सो इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। आई नो राइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट आप लोग अपने आदमी हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेंटेंस के इम्पॉर्टेंट पार्ट को पढ़ा था कि कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है उन इम्पॉर्टेंट पार्ट के हेल्प से। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, साथ में हम उनके काइंड्स को जानेंगे और सेंटेंस के डिफरेंट बेस पे डिफरेंट बेसिस पे कितने काइंड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं हम अपनी क्लास की शुरुआत। हाँ, तो हम लोग जानते हैं सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बनने के लिए, फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करना चाहिए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलने का क्या मतलब है कि डिफरेंट वर्ड्स हैं वो एक सीक्वेंस में आए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, पहला ये, ठीक है। दूसरा क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो और वो कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस भी दे, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्म होने के लिए सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ना कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, ठीक है। और मीनिंगफुल सेंटेंस देना चाहिए मतलब क्या कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, एवे ही नहीं कि मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसका एक प्रॉपर वो सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, साथ में उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना ज़रूरी है, ठीक है। एक और बात कि कभी भी जो सेंटेंस होता है ना वो जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। लास्ट क्लास में हम लोग बात किया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट या मीनिंगफुल सेंस दे, और सब्जेक्ट वर्ब का तो होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। साथ में हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस किस चीज़ों को दिखाता है या फिर क्या क्या चीज़ें जो सेंटेंस के थ्रू दिखाई जाती हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आपको कोई आइडिया दिखाना हो, आपको कोई थॉट देना हो, कोई इमेजिनेशन को आपको बताना हो, कोई ओपिनियन हो या फीलिंग हो, इन सभी को अगर आपको ना एक्सप्रेस करना होगा तो एक्सप्रेस आप किस फॉर्म में करोगे? या तो आप लिख के करोगे, नहीं तो बोल के करोगे, और दोनों ही केस में ना करोगे सेंटेंस की हेल्प से, क्योंकि या फिर हम बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं, दोनों केस में हमको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। और एक्सप्रेस सेंटेंस के फॉर्म में ही होगा। तो बेसिकली क्या है ना कि ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस नहीं आए तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे? सर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग तो कुछ समय जी भी लेंगे, लेकिन सोचो महिलाओं के बारे में, अगर वो लोग अपना मतलब बोलेंगी नहीं कुछ तो उनको लगता है कि खैर चलो नो कमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि सेंटेंस क्या हुआ, तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस देता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो उसमें रहता ही रहता है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स से जानते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। प्लेइंग इज राम फुटबॉल। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? सर बिल्कुल है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्कुल है। लेकिन सेकंड ध्यान दीजिए कि सेकंड कंडीशन क्या था? कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए। सर प्लेइंग इज राम फुटबॉल कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? कुछ मतलब निकल रहा है क्या? आई थिंक मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि सेंटेंस का एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, बट सेकंड क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं किया। तो इसका क्या मतलब, क्या ये सेंटेंस होगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल भी
नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब सेंटेंस क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल में आप देखिएगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, बिल्कुल है, ठीक है। कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल मतलब राम फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल दे रहा है। और थर्ड को देखेंगे क्या इसमें सब्जेक्ट है, जी सर राम सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब मतलब प्लेइंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, मतलब क्या कि ये वाला हमारा सेंटेंस होगा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सिटिंग अ पेयर ऑफ गर्ल्स क्वाइटली टुगेदर, ठीक है, सिटिंग अ पेयर ऑफ गर्ल्स क्वाइटली टुगेदर, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है? बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन एक बात बताना, क्या ये कंप्लीट या मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये ना कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आगे की बात ही नहीं है, मतलब क्या कि ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंड वाले को देखते हैं, अ पेयर ऑफ गर्ल्स इज सिटिंग क्वाइटली टुगेदर, अगर आप इसको ध्यान दोगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ही, साथ में इसका कुछ अपना मीनिंग है कि दो लड़की है, एक पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ गर्ल्स मतलब दो लड़की आपस में चुपचाप से बैठी हुई है, ठीक है, तो इसका ना कुछ कंप्लीट मीनिंग और मीनिंगफुल सेंस भी निकल रहा है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये सब्जेक्ट के जैसा वर्क कर रहा है, फिर वर्ब भी है, फिर ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। मतलब क्या कि ये सेंटेंस होगा, क्यों? क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को, सेंटेंस होने के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस होगा, ठीक है। क्या ये सेंटेंस अभी भी गलत है? हाँ, कैसे? अ पेयर ऑफ गर्ल्स इज सिटिंग क्वाइटली टुगेदर, दो लड़की चुपचाप एक साथ बैठी हुई थी। ओ भाई साहब, सही बात है, अब मुझे समझ में आया कि ये सेंटेंस कैसे गलत है। दो लड़की चुपचाप एक साथ बैठी हुई थी, क्या ये संभव है? कहीं से नहीं संभव है। कहाँ से संभव है? हो ही नहीं सकता है कि दो महिलाएं आपस में चुपचाप से रह जाए। ओह, अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। खैर, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इस केस में ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक बात बताएं, जो महिला वर्ग होती है ना, जो लेडीज़ होती है, ठीक है, उनका नेटवर्क ना वाईफाई से भी स्ट्रांग रहता है, ठीक है। अगर आप भरोसा नहीं करते तो आप एक काम करो, आप किसी भी महिला है आसपास में, ठीक है, जैसे बगल में पड़ोस वड़ोस में कोई रहती होंगी, ठीक है, उनको कोई बात बता दो किसी के बारे में, ठीक है, तुम देखो सुबह का शाम नहीं होगा, पूरे मोहल्ले वाले को पता चल जाएगा, ठीक है, इतना स्ट्रांग होता है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, चुपचाप से आंख मुंह बंद करके सुन ले, उसी में भलाई है, ठीक है। खैर, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस होता है। अच्छा, इसी में ना एक छोटा सा पार्ट होता है, बहुत जगह पूछता भी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कि हाउ डू वी फाइंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग कैसे पता करते हैं, कैसे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंपल सा है, जिस भी सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात हो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, एक नया टॉपिक है प्रेडिकेट, ठीक है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रेडिकेट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिखा भी हुआ, प्रेडिकेट क्या होता है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज और सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो द गर्ल्स है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ना क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग क्या है, तो ये लड़की जो है, ये गर्ल्स जो है वो गाना गा रही है, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये इस गर्ल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा पोर्शन प्रेडिकेट हो जाएगा। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान भी है, ठीक है। और इन शॉर्ट आप ये समझ लो ना कि अगर आपको ना कभी पूछ ले किसी क्वेश्चन में कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना है, तो बहुत आसान सा है, ठीक है। उसमें से सब्जेक्ट हटा दो, किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट हटा दो, सब्जेक्ट को छोड़ के जितना कुछ बचा ना सारा प्रेडिकेट है। आप यहाँ भी देखना कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के सारा बचा ये प्रेडिकेट है। अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे देख लो, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, इस पूरे को
ये जो इज प्लेइंग फुटबॉल ये सारा हो जाएगा प्रीडिकेट। फिर अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अ पेयर ऑफ गर्ल्स सब्जेक्ट है और बाकी जितना बचा ना ये सारा प्रीडिकेट है। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। आई होप आपको ना सब्जेक्ट सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। साथ में आपको प्रीडिकेट और सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रीडिकेट छोटा सा ये टॉपिक था तो मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में सेंटेंस को दो बेस पे बांटा जाता है, एक फंक्शन और दूसरा स्ट्रक्चर। तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को फंक्शन के बेस पे डिवाइड किया जाता है और सेंटेंस को फंक्शन के बेस पे 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला असर्टिव या इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी, ठीक है। हाँ, कुछ बुक्स में या कुछ जगहों पे आपको ना फंक्शन के बेस पे सेंटेंस को 4 ही पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं। एक्चुअल में ये जो ऑप्टेटिव होता है ना वो एक्सक्लामेटरी के साथ मर्ज कर जाता है, ठीक है। तो उस बेस पे, उस कंडीशन में सेंटेंस फंक्शन के बेस पे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अदरवाइज फंक्शन के बेस पे सेंटेंस को हम लोग 5 टाइप में कंसीडर करते हैं। दूसरा हमारा बेस है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को 4 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में। सेंटेंस का फर्स्ट जो हमारा काइंड है दैट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो बेसिकली ना ये शो करता है स्टेटमेंट को। अब ये स्टेटमेंट किस चीज़ का होता है, स्टेटमेंट मतलब एक टाइप का कथन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट किस चीज़ का होता है, तो वो हो सकता है टू कन्वे फैक्ट्स, वो किसी फैक्ट्स के बारे में हो सकता है, वो किसी इवेंट को बता सकता है या वो किसी ओपिनियन को बता सकता है। तो मेनली असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम लोग स्टेटमेंट को डील करते हैं, वो स्टेटमेंट किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। एक और बात, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमेशा ना एंड होता है वो फुल स्टॉप से। मतलब क्या कि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस में ना एक फैक्ट दिखा रहा है कि जो सूरज है वो ईस्ट से राइज करता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सबका सूरज ईस्ट से ही राइज करता है, ठीक है। तो जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है, ये एक फैक्ट है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई लव रीडिंग बुक्स। तो आई लव रीडिंग बुक्स में अगर आप ध्यान दोगे तो देखना कि ये जो आई लव रीडिंग बुक्स है वो क्या है, एक टाइप का ओपिनियन बता रहा है कि मुझे ना बुक पढ़ना पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये एक ओपिनियन शो कर रहा है। ओपिनियन शो कर रहा है मीन्स ये कहीं ना कहीं किसी स्टेटमेंट को ही डिनोट कर रहा है, और स्टेटमेंट है मतलब असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असर्टिव एज ए, जैसा हमने बोला कि असर्टिव सेंटेंस वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो बेसिकली ना या तो निगेटिव या फिर इसको नो स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस ना जिसमें नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, इटीसी लगा रहता है, वो सारे सेंटेंस ना निगेटिव सेंटेंस में कंसीडर होते हैं। जैसे आई डू नॉट कॉल यू, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, मतलब क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब क्या कि जो वो होता है ना, वो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सेल्डम है ना ये भी एक निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे ये नॉट निगेटिव था, ये सेल्डम भी निगेटिव वर्ड है। इट मीन्स कि ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो हो जाएगा निगेटिव और नो स्टेटमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव नाम से भी जानते हैं या फिर यस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इसका भी बहुत सिंपल है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई निगेटिव वर्ड्स ना हो, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं है, वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव वर्ड्स या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे आई कॉल यू, अगर आप आई कॉल यू देखोगे तो इसमें कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं है। इसमें क्या कोई निगेटिव वर्ड्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे यहाँ पे आई लव रीडिंग बुक्स, ये भी एक टाइप का अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी हमारा एक तरह का कहीं ना कहीं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकेंड पार्ट हमारा इंटेरोगेटिव है। तो जो सेकेंड काइंड्स होता है वो हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव आप लोग जानते होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क लगाना इज़ कंपलसरी। अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा इंट्रोगेटिव। तो याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन में भी आता है, WH वर्ड में भी आता है, क्वेश्चन टैग में भी आता है और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में भी आते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो इंट्रोगेटिव है इसकी 4 फॉर्म और होते हैं, ठीक है। एक यस नो क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा, WH वर्ड्स भी आप लोगों ने सुना होगा, क्वेश्चन टैग भी आप लोगों ने सुना होगा। ये अल्टरनेटिव वाला ना आई थिंक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव को ना हम लोग चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है, चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। और जब इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे तो वो बस इतना जान लो कि ये जो इंट्रोगेटिव है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 4 पार्ट में बढ़ता है, यस नो, WH, क्वेश्चन टैग और अल्टरनेटिव, ठीक है। हम लोग अभी ना केवल 2 ही पार्ट डील करेंगे, दैट इज यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड, क्योंकि यही दोनों आपको ज़रूरत होता है, बाकी दोनों का अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होता है। ये दोनों हम लोग फ्रिक्वेंट यूज़ भी नहीं करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे यस नो क्वेश्चन के बारे में। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है? अब देखो, यस नो ना नाम से ही क्लियर है। अब यस नो नाम से क्लियर है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर आप ना हाँ या ना, मतलब सर हिलाने से काम चल जाएगा, दैट इज यस नो क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ पे ना ये दिया हुआ है इट आंसर्स इन यस और नो। जैसे भी मैंने बताया कि बेसिकली जो यस नो क्वेश्चन क्या होता है, तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में हम लोग दे सकते हैं। हाँ, इसको फॉर्म करने के लिए, मतलब इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और साथ में ये भी बताया था कि टोटल ना पूरे इंग्लिश ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम लोग सेंटेंस सब्जेक्ट ऐड करेंगे। एस जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और HV ना हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। साथ में उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद मेन वर्ब लगता है और डॉट डॉट डॉट, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज कंपलसरी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? अब इसका आप क्या आंसर करोगे? या तो कहोगे यस सर मैंने देखा है, नहीं तो नहीं सर मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में कह रहे हैं। लेकिन मान लो आपसे कोई पूछ ले कि ताजमहल किसके साथ देखे हो, तो क्या सर चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दे रहे हैं आप, हम लोग का भांडा फोड़ दी जाए। खैर चलो, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले लगा हुआ है और इसका भी आंसर हाँ या ना में आएगा। दूसरा, डिड यू राइट द लेटर, क्या आपने लेटर लिख लिया, क्या आपने लेटर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसका आंसर आप क्या करोगे, हम आपसे पूछे क्या आपने लेटर लिखा, तो आप ये बोलोगे हाँ सर लिख दिया, नहीं तो ना, हाँ या ना में आंसर आएगा। तो ये भी यस नो क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड्स बोलने का क्या मतलब है कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में ना केवल 9 WH वर्ड्स होते हैं, टोटल ना 9 WH वर्ड्स होते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सब को रोटेट करके इन सब के हेल्प से बनते हैं। मेन जो होता है वो टोटल 9 ही होते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये जो जितने वर्ड है ना सब में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो WH वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये क्या काम करता है, तो ये ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है जिसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। आपसे कोई आदमी अगर कुछ पूछे, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि अगर मान लो कि यहाँ पे डिड यू राइट अ लेटर, आपने क्या लेटर लिखा, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि आपने क्यों लेटर नहीं लिखा, तो क्या आप इसका आंसर हाँ या ना में कर पाओगे? नहीं, आपको कोई ना कोई एक रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रीज़न क्या है, वो WH वर्ड लगेगा, मतलब रीज़न देना होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है या तो इन्फॉर्मेशन नहीं तो एक्सप्लेनेशन। अगर किसी भी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड लग गया, विच मीन आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, आपको उसका रीज़न देना ही होगा। बाय द वे टोटल 9 WH वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। सर ये भी WH वर्ड है, यहाँ पे देखिए W बाद में और H पहले है, ठीक है। विच कौन सा या कौन सी, हुम किसे, हुज किसको, तो ये 9 WH वर्ड होते हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब WH वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, तो फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में WH वर्ड लिखते हैं, फिर उसके जस्ट पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद अगर नॉट हुआ तो नॉट, वर्ब, उसके बाद डॉट 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 एक्स्ट्रा जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह हुआ वो, और सबसे लास्ट में ना साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पता है ये क्या काम करता है, ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ना वो नमक की तरह काम करता है, सॉल्ट, नमक। जैसे आप मान लो आप खाना बना रहे हो, ठीक है, आप बहुत मेहनत से खाना बनाते हो। वैसे आप लोग तो घर में अगर आपको बोल दिया जाए खाना बनाने के लिए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दें क्या, हम घर ही का काम करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सब काम धाम छोड़ के खाना बनाते हैं। किसके लिए? आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ लो, ठीक है। घर का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बोल दे, अब कोई कौन, तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो बस सारा काम धाम छोड़ के किचन में खाना वाना बनाने लगेंगे, ठीक है। खैर, इसका जो हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन का वर्क होता है वो ना एक नमक की तरह होता है। जैसे मान लो आप बहुत अच्छे से सब्जी बनाए, बहुत प्यार से एकदम अच्छे से मसाला वसाला डाल के सब्जी बनाए, ठीक है, और आप उसमें नमक ही रखना भूल गए, सोचो कितना डिलीशियस लगेगा। अरे डिलीशियस कुछ नहीं लगेगा, गोबर की तरह लगेगा यार, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि वो ना मतलब बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आएगा, अगर नमक नहीं डलाएगा तो टेस्ट ही नहीं आएगा और फिर वो बेकार हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी है, अगर आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं डालते हो तो फिर वो ना WH वर्ड या फिर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि WH वर्ड है ना तो ये क्वेश्चन ही होगा। सिर्फ WH वर्ड से हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हो तो आप बोलोगे हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम बतिया रहे हैं, हम चटिया रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में देना होगा, यहाँ पे आपको रीज़न देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाई हैव यू डन, तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो फिर आपको बताना होगा कि हाँ ये फलना चलना ठिकाना, वो आपको सारा रीज़न देना होगा ब्ला 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 करके, ठीक है। तो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन देना होगा, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो इसीलिए ना जो WH वर्ड्स होता है उसमें एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन देना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये WH वर्ड और यस नो क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। बाकी इन सभी का जो एग्जाम्पल है वो सारा इंट्रोगेटिव ही होगा। उम्मीद करते हैं ये सारा समझ में आपको आया होगा। थर्ड पार्ट जो हमारा है वो है इम्पेरेटिव। बेसिकली जो हमारा थर्ड पार्ट है सेंटेंस का वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये एक खासियत होती है, ये एक स्पेशल बात ये होती है कि ये हमेशा ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, दैट इज़ V1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। साथ में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है वो या तो कमांड नहीं तो ऑर्डर को करेगा, या फिर एडवाइस या सजेशन को करेगा, नहीं तो रिक्वेस्ट को करेगा, या फिर प्रोहिबिशन को करेगा, ठीक है। अब द मेन क्वेश्चन है कि सर ऑर्डर क्या होता है, एडवाइस क्या होता है और सजेशन, एडवाइस क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है। सिंपल सा फंडा है जानने का, ठीक है, कि ऑर्डर जो हमारा होता है, ऑर्डर मेनली किस तरीके से काम करता है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, अगर आपको कोई कुछ बोलता है, ठीक है, और वो बात बोलने पे ना जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है उसका फ़ायदा हो, दैट इज़ बेनिफिट ऑफ स्पीकर। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, और इसको बोलने से आपको नहीं बोलने वाले को फ़ायदा हो तो वो हो जाता है हमारा ऑर्डर। जैसे एक एग्जाम्पल, तो हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे बेनिफिट ऑफ स्पीकर में, तो कम ऑन टाइम। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि बाबू टाइम पे आओ या कुछ आओ, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा क्लास डिस्टर्ब हो, टाइम पे आओगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। अब एक बात बताओ, हम आपको बोल रहे हैं बुआ मेरे लिए एक चेयर लेके आओ,
अगर आप चेयर लेके आओगे तो बैठेगा कौन? हम बैठेंगे। अब बैठेंगे हम मतलब फायदा किसका होगा? हमारा होगा, मतलब बेनिफिट ऑफ स्पीकर। तो यहाँ पे ये जो दोनों एग्जांपल है वो क्या दिखा रहे हैं कि जो बोल रहा है, जो बोलने वाला है, उसका फायदा होता है, दैट इज बेनिफिट ऑफ स्पीकर। और अगर बेनिफिट ऑफ स्पीकर होगा मतलब क्या कि वो ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? बेनिफिट ऑफ डूअर। अब बेनिफिट ऑफ डूअर कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई कुछ बात बोलता है, ठीक है, और उस काम को करने पे, उस एक्शन को परफॉर्म करने पे आपका फायदा हो, फायदा आपका हो, कैसे? जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो हम आपको कहते हैं कि डू एक्सरसाइज डेली, ठीक है, आप एक्सरसाइज डेली करो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक्सरसाइज डेली कीजिएगा तो फायदा आपको होगा, क्योंकि वैसे भी एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप डेली एक्सरसाइज कीजिएगा बेनिफिट आपका होगा, ठीक है, सिक्स पैक फिक्स पैक आप ही का बनेगा ना, हमारा तो खैर फैमिली पैक है, खैर छोड़ो। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे बेनिफिट आपका, मतलब क्या कि ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। अगेन देखो वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में हम लोग को टहलना चाहिए, सुबह में हम लोग को टहलना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में टहलते हो तो बेनिफिट किसका? टहलोगे आप, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, बेनिफिट आपका होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या है, तो ये अगर आप परफॉर्म करोगे तो बेनिफिट आपको, तो ये दोनों आपके लिए हो जाएगा एडवाइस। नेक्स्ट है, अगर हम पहले ही बताएं प्लीज या काइंडली किसी सेंटेंस में लग गया वो रिक्वेस्ट है, जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, ऑब्वियसली बात है प्लीज लग गया मतलब रिक्वेस्ट। काइंडली, काइंडली क्लियर योर फीड यूज, अब जैसे ऑब्वियसली बात है काइंडली लग गया मतलब जहां पे प्लीज और काइंडली लग गया मतलब क्या, चुपचाप से आंख बंद करके वो रिक्वेस्ट सेंटेंस हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मैंने बताया, प्रोहिबिशन क्या होता है? मना करना, किसी भी चीज़ को मना करना या उसको निषेध भी बोलते हैं। अगर आपको कोई काम करने के लिए मना कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है निषेध होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, डोंट यूज मोबाइल वाइल स्टडिंग, पढ़ने के दौरान मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से होता है डिस्ट्रैक्शन, हम लोग का फोकस नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं मतलब क्या, इस सेंटेंस में मोबाइल यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं पढ़ाई के टाइम, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये ना प्रोहिबिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाय द वे आप सभी ने एक चीज़ नोटिस किया है क्या कि ये जो सारा सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे कम हो गया या ब्रिंग हो गया या डू हो गया या यहाँ पे डू हो गया, वॉक हो गया, प्लीज़ एक्चुअली कॉमा है यहाँ पे, गिव हो गया, क्लियर हो गया, ये सारा ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। आप देखो यहाँ पे इंपेरेटिव के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि स्टार्ट्स विथ वर्ब वन, ठीक है। तो ये सारे है ना ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट है, इसीलिए ये जो सारे एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं? इम्पेरेटिव के, ठीक है। बाय द वे आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है क्या पता नहीं मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना एकदम कंपलसरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने सेंटेंस है ना तो वहाँ पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप क्या सोच रहे हो, सर ने गलत बता दिया, मैंने गलत बता दिया? बिल्कुल भी नहीं। अरे कैसे गलत बता देंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे सब्जेक्ट हिडन होता है, और वो हिडन सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना वो सारे हिडन होते हैं, ठीक है, सारे हिडन होते हैं, और सारे का ना जो सब्जेक्ट होता है यू होता है। मतलब क्या, जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, मतलब क्या, हम आप ही को तो बोल रहे हैं ना कि आप एक गिलास पानी, ये सॉरी एक चेयर लेके आओ मेरे लिए, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड रहता है कि इसका जो सब्जेक्ट है ना यू है वो हिडन रहता है, इसीलिए इसको नहीं लिखा गया है। हाँ, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग बताएंगे कैसे इस सेंटेंस को जब पैसिव में यूज़ करते हैं तो यू सब्जेक्ट में आ जाता है, वहाँ पे हिडन नहीं रहता है, ठीक है। तो आई थिंक ये इम्पेरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा और वो बहुत क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट के बारे में, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? मेनली ऑप्टेटिव सेंटेंस ना क्या करता है, तो वो एक्सप्रेस करता है विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करता है? विश या वो करेगा एक्सप्रेस प्रेयर, ठीक है, या फिर वो करेगा कर्स, क्रस नहीं कर्स, ठीक है। तो वो कर्स को करता है मतलब बददुआ, और ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को ऑप्टेटिव सेंटेंस
शो करता है। साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंस कभी भी होगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विद एक्सक्लामेशन, मतलब इस साइन से के साथ ही वो कंप्लीट, मतलब लास्ट में ना उसके एक्सक्लामेशन साइन ही लगेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे विश यू हैप्पी न्यू ईयर। विश यू हैप्पी न्यू ईयर में आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक तरह का विश है, ये ना एक तरह का विश है कि विश यू हैप्पी न्यू ईयर, लास्ट में एक्सक्लामेटरी है, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, भगवान करे आपके दिन आपके ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए, ठीक है। तो ये क्या, ये एक टाइप का प्रेयर आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मे योर लेग बी ब्रोकन, भगवान करे आपका टंगड़ी टूट जाए, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपको बद्दुआ जो आप लोग देते हो, ठीक है। तो भगवान करे कि आपका पैर टूट जाए, इट इज़ अ काइंड ऑफ कर्स, बद्दुआ है, ठीक है। फिर है मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है ना, ये एक टाइप का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ये जो हमारा है ब्लेसिंग्स, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बड़ा छोटा सा था, ठीक है। मेनली ये विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एग्जांपल से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के लास्ट काइंड्स के बारे में, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लामेटरी क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, एक्सक्लामेटरी एक ऐसा सेंटेंस है जो क्या करता है, जो एक्सप्रेस करता है सडन इमोशन या फीलिंग को। बेसिकली एक्सक्लामेटरी क्या करता है, वो सडन इमोशन को या फिर सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब ये सडन इमोशन और सडन फीलिंग क्या होता है, जैसे मान लो ना कि आप एकदम बैठे हो, ठीक है, और अचानक से ना आप बैठे हो और अचानक से आपको कुछ हो गया, कोई पत्थर गिर गया, आप गिर गए, या फिर कोई हंसी हो गई, या फिर कोई भी का रीज़न हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपके इमोशन में चेंज होगा, आपके फीलिंग में चेंज होगा, वही हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। अब फीलिंग किस किस चीज़ें या इमोशन किस किस चीज़ें में चेंज हो सकती है, तो एक सरप्राइज़ है, सॉरो है, जॉय है, एंगर है, रिग्रेट है, कंटेम्प्ट है और हेट्रेड है। मतलब अगर कोई सरप्राइज़ की बात हो, या फिर सॉरो की बात हो, या फिर जॉय की बात हो, या फिर एंगर हो, रिग्रेट हो, कंटेम्प्ट हो, या फिर हेट्रेड की बात हो, इनमें से किसी चीज़ के बारे में बात होगी ना, वो आएगा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, क्योंकि ये सारे ना अचानक से इमोशन जगते हैं, ठीक है, अचानक से वो इमोशन क्रिएट होते हैं। बेसिकली इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो हमेशा एक्सक्लामेशन से ख़त्म होते हैं। मतलब क्या कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क से कंप्लीट, मतलब लास्ट में ना एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा रहता है, ठीक है। अब ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो मेनली ना दो टाइप में हमें मिलते हैं, दो टाइप में पाया जाता है। एक हमारा टाइप होता है, क्या टाइप होता है, एक रहता है व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के फॉर्म में, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के फॉर्म में, और इसी का रहता है हाउ प्लस एडजेक्टिव। मतलब क्या कि ये जो सेंटेंस होगा, एक टाइप का ऐसा सेंटेंस होता है जो व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इस स्ट्रक्चर में रहेगा, या फिर हाउ प्लस एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है। और जो दूसरा मेन पार्ट होता है वो होता है इंटरजेक्शन। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कहीं ना कहीं इंटरजेक्शन, मतलब जो दूसरा पार्ट होगा वो इंटरजेक्शन के हेल्प से बनता है। अब जिन लोगों को इंटरजेक्शन नहीं मालूम है क्या होता है, इंटरजेक्शन मेनली क्या करता है ना, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रा हो गया, अलास हो गया, वाह हो गया, ओप्स हो गया, एट्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो उस इमोशन को व्यक्त करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो ना हम पहले इसकी बात करते हैं व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के बारे में। व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी, क्या डैशिंग पर्सनालिटी है बंदे का, ठीक है। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, किसी को देखते हैं जो एकदम सूट बूट में एकदम लगा के आए, कहते हैं ओ माय गॉड क्या पर्सनालिटी है, क्या पर्सनालिटी है, ठीक है। तो व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी में आप देखोगे व्हाट प्लस ए प्लस डैशिंग, अगर आप ध्यान से दोगे, और पर्सनालिटी यहाँ पे वर्ड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, कहीं ना कहीं इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। सेकेंड है हाउ ब्यूटिफुल शी इज, ठीक है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, मतलब वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हाउ प्लस एडजेक्टिव ये सडन इमोशन को दिखा रहा है। रास्ते पे चलो देखो, ओ माय गॉड कितनी सुंदर है, ठीक है। तो हाउ ब्यूटिफुल सी इज, तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, ये भी सडन फीलिंग या इमोशंस को ही दिखा रहा है कि कितनी सुंदर है वो, ठीक है। एक रहता है अगर हम कहते हैं क्या, ठीक है वो सुंदर है, एक होता है कि वो सुंदर है। अगर वो हम बोलते हैं ना कि सी इज़ ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन हम बोलते हैं कि
वो कितनी सुंदर है, ठीक है। तो अगर ये वाला इमोशन आता है ना, ये वाला फीलिंग होता है, इट मीन्स कि वो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है, ठीक है। दूसरे पार्ट के बारे में, दूसरे काइंड, दूसरे टाइप के बारे में बात करें तो इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे हुर्रा वी वन द ट्रॉफी, ठीक है। जैसे रिसेंट में हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग ट्रॉफी जीते थे तो हम लोग का कितना सेलिब्रेशन, लोग रास्ते पे उमड़ गए थे, एकदम खूब फटाका वटाका, एकदम फायर क्रैकर्स वगैरह, या फिर बहुत नाच गाना खूब हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत खुशी थे। हुर्रा किस सेंस में, ये तो हुर्रा जब आदमी बहुत जॉयफुल रहता है ना, खुश रहता है, उस सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक सडन इमोशन है। नेक्स्ट है अलास ही इज़ डाइड, ठीक है। मतलब आप चल रहे हो रास्ते में, किसी का एक्सीडेंट, कोई मर गया, ठीक है। तो होता है ना, हम देखते ओह बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, ठीक है, मर गया बेचारा, ओह अलास, मतलब अलास, मतलब अंदर से ना एक बहुत मतलब सॉरोफुल वाला सीन होता है, बहुत सॉरो, मतलब देखो हम लोग सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं, दुखी को, दुख को दिखाते हैं, ठीक है। तो अलास इज दैट, ओह वो मर गया, ठीक है। तो ये जो चारों एग्जाम्पल है ये दोनों टाइप के हैं, ठीक है। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। सो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस का था पार्ट वो आज ख़त्म हुआ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस कितने पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। आई होप हम ये जितना भी आप लोगों ने आज जाना, ठीक है, वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से आप वीडियो को अगेन देखिए, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।